जब आता हूं तब लगता है कि मेरे ही घर में आया हूं, ऐसा हमेशा लगता है। दिन शुक्रवार दिनांक 29 अक्टूबर। उत्तर प्रदेश है तैयार। नमस्कार, स्वागत है के न्यूज पर आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आपने देखा भाजपा का एक कैंपेन, भाजपा के शहंशाह अमित शाह शुक्रवार को आ रहे हैं मिशन यूपी पर। उनके 2 दिनी यूपी दौरे से खलबली मची है। खलबली बीजेपी में भी है और उनके विरोधी दलों में भी। मंथन इसी पर मची है खलबली। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार, भारत के गृह मंत्री अमित शाह कल लखनऊ आ रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश का दौरा वो करेंगे। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव अभियान में उनके अमित शाह की एंट्री कल आधिकारिक रूप से हो रही है। कल यानी शुक्रवार को आधिकारिक एंट्री अमित शाह की होगी। वो सुबह 11 बजे एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, चौधरी चरण से एयरपोर्ट लखनऊ का, और वहां से स्वागत सत्कार के बाद वो सीधे अवध क्षेत्र के शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और इसके बाद वो बीजेपी की सदस्यता अभियान का शुभारंभ करेंगे, जिसका कैंपेन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई ने चला रखा है। इस बार 4 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है। अगर गुणा गणित के हिसाब से देखें तो 1/6 उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़ है और ये जो टारगेट है उसका जो 6वां हिस्सा है, यानी 1/6 और सदस्य भाजपा के बनाने जा रही है पार्टी का नेतृत्व और पार्टी। इसके साथ ही अमित शाह कल प्रचार वाहनों को भी रवाना करेंगे। तमाम एलईडी प्रचार वाहन, जिस तरह अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का, आक्रामक प्रचार का एक दृश्य आपने देखा, एक वानगी देखी। अभी कई तीर उनके तुणीर में हैं और एलईडी, इन तीर कमान से लैस एलईडी कल अमित शाह रवाना करेंगे और पूरे प्रदेश के कोने कोने पर जाएंगे। इस अवसर पर तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। प्रभारी राधा मोहन सिंह रहेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा। इसके साथ स्वतंत्र देव सिंह प्रभारी उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, वो भी रहेंगे। सुनील बंसल महामंत्री, वो भी रहेंगे। सभी रहेंगे। जब अमित शाह रहेंगे तो सभी रहेंगे, ये मानकर चलिए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा रणनीति है वो सारी सामने रखी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो पदाधिकारी हैं, मंत्रीगण हैं, ये सब शाह से मिलेंगे और ये मिनट टू मिनट जो शाह का मिशन यूपी है, आप ये देख रहे हैं दूसरी वाली खिड़की में। दोपहर 1 बजे के करीब अमित शाह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे और उसके बाद वो वहां पर गोमती नगर में है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ को, एक कार्यकर्ताओं के, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक बैठक को वो संबोधित करेंगे, जिसमें पूर्व विधायक, सांसद, प्रत्याशी 2019 के लोकसभा में जो प्रत्याशी रहे हों और जो इसके अलावा विधानसभा जो 17 के में प्रत्याशी रहे हों, जो सफल हुए हैं, जो नहीं सफल हुए, इन सब जो बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और उसके बाद तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे चर्चा करेंगे। इसके साथ ही चुनाव प्रभारियों और सह चुनाव प्रभारियों की भी एक बैठक वो लेंगे अमित शाह। तो इन सब कार्यक्रमों के बीच अमित शाह, जो सबसे अहम बात है, जो मंथन में जो हमारा मुखड़ा है आज का, खलबली मची है खलबली, वो उस बिंदु पर आते हैं। हमने ये अभी आपको एक मोटा मोटा कार्यक्रम बताया कि अमित शाह आखिर 2 दिनी उनका जो मिशन यूपी है उसमें करेंगे क्या। तो ये शुक्रवार का कार्यक्रम है, शनिवार को भी तमाम तरीके के उनके कार्यक्रम होंगे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अमित शाह कोर कमेटी के साथ में, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, होंगे ही, सुनील बंसल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव होंगे। तो इन सब के बीच में एक कोर कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में
उन एजेंसियों का फीडबैक रखा जाएगा जो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का लेखा जोखा जिन एजेंसियों ने तैयार किया है। और यह समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए धुकधुकी वाली बैठक है। यानी उनका दिल धक 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 धड़कता रहेगा, धड़कना भी चाहिए, क्योंकि ये मामला खतरनाक है। जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, अभी इनकी आधिकारिक पुष्टि तभी होगी जब घोषणा हो जाएगी टिकटों की, लेकिन जो आंतरिक सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि करीब 138 विधायक, 138, 325 का पूरा आंकड़ा है, 138 विधायकों के टिकट कट सकते हैं, यह खबर है और ये बड़ी पुख्ता खबर है। तो ये देखना होगा कि नेतृत्व तमाम ऐसे और भी विधायक हैं जो जिन पर बिल्कुल इस तरह के आरोप हैं कि बिल्कुल नाकारा रहे हैं, बिल्कुल काम नहीं किया उन्होंने, संगठन भी नाराज है और संघ भी नाराज है। और एक बात बड़ी अहम बताना चाहूंगा कि जो पूरा ये मसला है, ये जो खलबली मची क्यों है, तो 138 विधायकों का टिकट कटने की खबर है जो बहुत मजबूती के साथ में ये खबर आ रही है और ये इसमें सच्चाई भी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं लग रहा है मुझे। तो इसके अलावा जो जिनका बहुत खराब परफॉर्मेंस है, ऐसे विधायकों की सूची एक अलग से रखी जाएगी, वो बनाई गई है। और ये विधायक परफॉर्मेंस खराब होने के साथ साथ ये दूसरे दलों से संपर्क में है, समाजवादी पार्टी से संपर्क में है, बहुजन समाज पार्टी से संपर्क में है। सबसे ज्यादा विधायक अगर देखा जाए तो करीब 40 के करीब विधायक हैं जो वो दूसरे दलों से संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विधायक हैं जिन्हें आशंका है कि उनका टिकट कट सकता है, और इन 40 में करीब 20-22 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं, उनके नेताओं से लगातार बात कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, और 1-2 विधायक जो बहुत करीब हैं वो सपा समाजवादी पार्टी के नेताओं के माध्यम से अखिलेश यादव से भी बात कर चुके हैं। तो इस तरह की रणनीति बहुजन समाज पार्टी से भी लोग ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी का टिकट कटा तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, और एक विकल्प के तौर पर वो कांग्रेस को भी देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अभी लखीमपुर कांड के बाद से प्रियंका गांधी की जो सक्रियता और आक्रामकता, उनकी जो आक्रामक राजनीति है, उससे कांग्रेस पार्टी ने अपना ग्राफ थोड़ा जरूर बढ़ाया है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। वो उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जमीनी स्तर पर बड़े संगठन के जरिए वो लाभ भले न पहुंचा पाए, लेकिन अगर नेतृत्व के रूप में कहा जाए तो प्रियंका गांधी ने हवा भर दी है, कुल मिलाकर हवा भर दी। गांव में कहते हैं ना कि गुरु हवा भर दी है, उत्तर प्रदेश में शब्द बहुत चलता है कि गुरु फला ने हवा भर दी, तो प्रियंका गांधी ने हवा भर दी है कुल मिलाकर। वो चाहे खेत में जाके किसान महिलाओं के साथ भोजन करना हो, उनके हाथ की बनी चटनी रोटी खाने की बात हो, या उन्हें खिलाने की बात हो, या फिर बस्तियों में जाके झाड़ू लगाने की बात हो, ये एक तरीके से ऐसा। और जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कांग्रेस पार्टी ने मारा है कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कांग्रेस पार्टी ने की है। तो ये जो गणित हैं, इनको भी कल भारतीय जनता पार्टी की बैठक में कहीं ना कहीं इस पर चर्चा जरूर होगी, ऐसी खबरें हैं। हमारे ऐसे जो सहयोगी हैं इस बात को बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति पर तो बात करेगी ही करेगी, लेकिन दूसरी पार्टियों की क्या दशा है, दिशा है, उनका कैंपेन क्या है, कैसे वो सामाजिक समीकरण साध रहे हैं, इन पर भी बहुत बड़ी चर्चा होने वाली है अमित शाह की। और अमित शाह का यूपी आना, एक तरीके से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि 2017 वाली प्रचंड सफलता आ नहीं रही, और अमित शाह या नेतृत्व या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ये चाहते नहीं कि सफलता इससे कम कुछ आए। तो अब इस बार जो गुणागणित समझ में आ रहा है कि 300 का लक्ष्य, 300 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया है। अभी तक अगर देखने को मिला तो एक और दिलचस्प बात इस पूरे जो समीकरण हमें नजर आ रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं, ये खलबली कहां कहां मची है। तो पूरी तरीके से खलबली क्यों मची है और कहां कहां मची है। अब खलबली क्यों मची है, इसका एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण यह है कि चाहे 2014 का चुनाव हो लोकसभा का, या फिर विधानसभा का 2017 का चुनाव हो, या फिर लोकसभा का 2019 का चुनाव हो, दूसरे दलों के नेता, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता
इनका ड्रेन यानी इनका जो बहाव, ये ड्रेन होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए और अभी तक आ रहे हैं। जितिन प्रसाद ताजे ताजे कांग्रेस से आए और बत्ती दे दी गई, 6 साल के लिए गारंटी दे दी गई कि भाई विधान परिषद में रहोगे, चिंता मत करो, ब्राह्मण वोटों के नाम पर। कांग्रेस के आतीत नेता थे। ये भी समीकरण कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें भाजपा के लिए थोड़ा दुश्वारियां पैदा कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी जो पुराने हमने जो तिथियां आपको बताई, जो सन बताए, जो मौके बताए, उनमें स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं को बड़ी तादाद में लिया, अपनी पार्टी में रखकर उन्हें मंत्री बनाया, उन्हें पद भी दिए, वो चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और तमाम नाम है, ब्रजेश पाठक हों, बहुत सारे नेता, उनको बहुत अहमियत भी दी। और इसकी वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का काडर है वो थोड़ा कहीं ना कहीं विमुख हुआ, नाराज हुआ है। और एक तरफ ये देखें कि समाजवादी पार्टी की जो हमने बात कही कि इस बार जो देखने को मिल जाए, ड्रेन की बात हम कर रहे थे कि जो 3 चुनावों की बात हमने आपको बताई, वो ड्रेन भारतीय जनता पार्टी की तरफ था सबसे ज्यादा। और इस बार का जो ड्रेन है वो समाजवादी पार्टी की तरफ सबसे ज्यादा दिख रहा है। अभी हाल में देखें तो ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन होना, ओवैसी, चंद्रशेखर, शिवपाल, ये सब मिलकर एक भागीदारी मोर्चा इन्होंने बनाया था। अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति से इस भागीदारी मोर्चे को विखंडित कर दिया। ये अखिलेश यादव का ये राजनीतिक बहुत बड़ा राजनीतिक कदम था। ओवैसी अलग हुए इस मोर्चे से। ऐसा लग रहा था कि अगर ओवैसी इस मोर्चे के साथ में चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी को मुस्लिम मतों का भारी नुकसान हो सकता है और ओवैसी अपनी राजनीतिक हैसियत उत्तर प्रदेश में बना सकते हैं। लेकिन राजभर के छिटक जाने से अब ओवैसी विशुद्ध तौर पर मुस्लिम वोटों पर डिपेंड हैं और उत्तर प्रदेश में अब उन्हें हिंदुओं का वोट कहीं मिलने वाला नहीं है। और अगर गुणा गणित के लिहाज से देखें तो शायद 1-2 सीट कहीं ऐसी हो जहां मुसलमानों के दम पर अकेले चुनाव जीता जा सकता हो। मेरी जहन में इस तरह की कोई सीट आ नहीं रही, लेकिन होगी तो मैं दावा भी नहीं करता कि नहीं सब कुछ मुझे मालूम है। तो इस तरीके की भी समीकरण देखने को मिले। अखिलेश यादव ने राजभर को अपने साथ में लिया। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी के नेता राम अचल राजभर, 5 बार के विधायक अंबेडकर नगर से, मंत्री मायावती के विश्वस्त बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा नेता विधानमंडल दल लालजी वर्मा भी समाजवादी पार्टी में चले गए। और समाजवादी पार्टी के साथ में पहले केशव देव मौर्य, महान दल वाले, संजय चौहान, इस तरह के जो छोटे छोटे कुनबे हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की ताकत निश्चित तौर पर बढ़ाई है। और इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी में हाल में कोई ऐसा जनाधार वाला नेता शामिल नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं शामिल हुआ है। ये पूरे हम जानकारी के अनुसार कह रहे हैं। अब अगर आप जितिन प्रसाद को कहेंगे जनाधार वाला नेता और ब्राह्मणों को इससे लुभाने की कोशिश की गई, तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, जितिन प्रसाद ने अपना जुगाड़ पानी तय कर लिया है, क्योंकि उनका राजनीतिक भविष्य खतरे में था। तो ये सेटिंग सिंधिया के जरिए, जो केंद्र में मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से बनाई, ताबड़तोड़ शामिल हुए, धड़ाधड़ मंत्री बने और एमएलसी भी की शपथ भी ले ली। तो इसमें जीत जितिन प्रसाद की हुई है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें धेले का भी फायदा होने वाला नहीं। ये पूरी जिम्मेदारी और दमखम के साथ हम कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जितिन प्रसाद से बड़े कद के नेता, ब्राह्मण नेता बहुत पहले से मौजूद हैं। तो जितिन प्रसाद की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को नहीं। ये एक कहा जा सकता है कि भाई जितिन प्रसाद बहुत बड़ा चेहरा है और उनको हम पार्टी में ले आए, बहुत कुछ वो क्रांति कर देंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उनके बस का है ही नहीं, क्योंकि वो उस स्पार्क के नेता ही नहीं है। वो उन्होंने जीवन भर कांग्रेस में राजनीति की और जब राजनीति उन्होंने शुरू की तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी, सरकार उसने बनाने की स्थिति में थी केंद्र में।
इस सहारे वो उत्तर प्रदेश में भी करते रहे। उत्तर प्रदेश में बहुत काम भी नहीं है, वो अपने इलाके में आसपास वो अपने आप को केंद्रित किए रहे, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन इन सब समीकरणों के साथ साथ में इन सब समीकरणों के साथ साथ में अगर देखा जाए तो ये सारे समीकरण जो हैं इनको अगर देखा जाए तो एक सामाजिक समीकरण अखिलेश यादव ने बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तुलना में साधे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह किंचित मात्र भी नहीं। और अमित शाह का जो यूपी दौरा है मिशन, उसमें अमित शाह निश्चित तौर पर इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि पिछले दिनों लखनऊ में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी लंबी बातचीत हुई। सूत्रों का दावा है कि बहुत मजबूत तरीके से उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा पर योगी जी ने अपना पक्ष रखा और मोहन भागवत जी से सारी चीज़ों पर, सारे बिंदुओं पर डिस्कस किया। और यहाँ तक भी बातचीत हुई, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि उस बैठक में योगी जी और भागवत जी ही रहे होंगे, तो तीसरा कोई रहा नहीं, लेकिन जो पॉलिटिकल कयासबाजी होती है उसमें यहाँ तक भी दावा किया गया कि भागवत जी के सामने साफ साफ योगी जी ने रख दिया कि भाई यहाँ ये स्थिति है और ऐसे ऐसे अगर हम लड़ेंगे तो सत्ता में दोबारा वापसी हो सकती है, अच्छे से हम सत्ता में वापस आ जाएंगे। कुछ भागवत जी की तरफ से भी कुछ चीज़ें उन्हें बताई गई, कुछ टिप्स दिए गए एक अभिभावक के नाते, और सारी चीज़ें वो हुई। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि आरएसएस जिन जिन सीटों से संतुष्ट नहीं है, संघ के लोग जिन जिन विधायकों से संतुष्ट नहीं, उनकी कार्यप्रणाली, उनकी कार्यशैली, उनके आचरण, उनकी ईमानदारी पर, जिन जिन विधायकों की ईमानदारी, आचरण, कार्यशैली पर संघ को संदेह है, शक है, भरोसा नहीं है, उनके टिकट ये जान लीजिए तय हैं कटने। और ये कोई साइंस नहीं बता रहा हूं मैं, ये व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी कि अगर संघ नाराज है तो हैसियत नहीं है कि टिकट आप दे दीजिए। और ऐसे विधायकों की संख्या ज्यादा है। जो 138 का हमने आंकड़ा बताया, उसमें करीब 30 से 40 विधायक ऐसे हैं जिनसे संघ नाराज है, उनका पत्ता तो साफ है, विचार ही नहीं होने वाला उन पर। तो ये स्थिति हो गई। अब ये बात, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो आंतरिक सर्वे हैं, यहाँ तक कहा गया कि जो 10 तरीके से 10 जो माध्यम हैं उनसे एक सीट का सर्वे कराया गया। तो भारतीय जनता पार्टी आप देख सकते हैं कि चुनाव कितने आक्रामक तरीके से लड़ती है। अब अमित शाह के बारे में उनकी खसूसियत सबको पता है कि राजनीति के चाणक्य हैं, वो किसी भी समय वो गेम चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं राजनीति के वो। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार, देश में एक समय ऐसा था 2018 में जब हम देश का मैप देखते थे तो पूरा मैप ही भगवा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकारें जब 2018 में गई तो उसके बाद थोड़ा सा भगवा रंग धुंधला पड़ा। लेकिन उसके बाद अमित शाह की कुशल रणनीति और प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में जिस तरीके से हारी बाजी अमित शाह ने पलट दी, चाहे वो गोवा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे मणिपुर हो, हारी बाजी, एक विधायक और सरकार बीजेपी की, एनडीए की, ये अमित शाह ही कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। दूसरे में यह हैसियत नहीं है। फिलहाल आज की डेट में कोई ऐसा नेता हमें दिख नहीं रहा है जो इस कौशल का नेता हो, नहीं है, नहीं दिख रहा। तो ऐसे नेता अगर उत्तर प्रदेश के मिशन पर हैं तो ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत जबरदस्त और आक्रामक रणनीति बनाएंगे और बनाकर जाएंगे। अमित शाह के कार्यक्रम और उनके यूपी दौरे पर हमारे सहयोगी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की, आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए। समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा की शुरुआत आज कानपुर के गंगापुर से हो रही है और माफ करिएगा, ये एक दूसरा मसला था, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जरा सुनिए। वो कार्यक्रमों और तमाम
जो आज दिन भर कार्यक्रम हुए उन पर वो क्या बोले, सुनिए। विभिन्न प्रकार की बैठकें हैं, महत्वपूर्ण है। सदस्यता का शुभारंभ करेंगे। अवध क्षेत्र के सेक्टर प्रभारी, सेक्टर संयोजक के ऊपर लगभग हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और केवल सदस्यता अभियान के लिए और बैठकों के क्रम के लिए आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्र देव ने कहा कि भाई वो केवल सदस्यता अभियान और बैठकों के लिए आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में ही होता ही है। भाई सदस्यता एक बहुत बड़ा अभियान है उत्तर प्रदेश में, जैसा मैंने बताया कि 4 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य है, और बैठक से ही तो चलती है भारतीय जनता पार्टी। बैठक की रीढ़ की हड्डी, और बैठक से ही एक ऐसा माहौल बनाते हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, कि दूसरे दलों की बोलती बंद हो जाती है। ये तो है खूबी भारतीय जनता पार्टी में, उसके विरोधी भी इस खूबी को मानते हैं। भाजपा शक्तिशाली क्यों इतनी है, सब जानते हैं, क्योंकि उसके पीछे संघ है। जो पितृ संगठन है ना, वो संघ ही है। हालांकि संघ के वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार नहीं करते, कहते भाई संघ से, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम तो सामाजिक कार्य करते हैं। भागवत जी बहुत विनम्रता से इसको खारिज करते हैं। लेकिन संघ के बिना बीजेपी की परिकल्पना संभव ही नहीं है। और बीजेपी के जितने संगठन मंत्री आते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेशों के हो, सब संघ से ही आते हैं, डेपुटेशन पे आते हैं, ये भी बता दें आपको। तो ये संभव ही नहीं है। अब उत्तर प्रदेश समेत देश में 5 राज्यों को चुनाव है, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जो 2024 के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। 80 लोकसभा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जिसने खोया, केंद्र में उसकी सरकार बनना लोहे के चने चबाने जैसा है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है, और उससे ज्यादा संघ इस बात को समझता है। उत्तर प्रदेश को लेकर संघ की किसी भी बैठक में, चिंतन शिविर में चर्चा ना हो, ये संभव नहीं है। कर्नाटक के धारवाड़ में संघ का एक शिविर चल रहा है, एक कार्यक्रम चल रहा है, चिंतन शिविर, मंथन शिविर, बैठक, तमाम तरीके के, उसको एक कई तरीके के नाम दिए जाते हैं। लेकिन असली जो मूल तत्व होता है वो ये होता है कि डिस्कस करना, राष्ट्र की सारी समस्याओं को डिस्कस करना, और जो पॉलिटिकल स्थितियां हैं आंतरिक रूप से संघ डिस्कस करता है। देश भर के जितने भी संघ और उसके आनुषंगिक संगठन हैं, उनके सभी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री इस बैठक में आमंत्रित किए गए हैं। ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ की हैं। इनका इस पूरे कार्यक्रम में सब 350 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। आज उद्घाटन सत्र था, और तमाम जो चीजें आपको देखने को मिली किस तरीके से कि शीर्ष दत्तात्रेय होसबोले, जो डिप्टी चीफ हैं संघ के, सर कार्यवाह, सर संघचालक जी मोहन भागवत जी आपको दिख रहे हैं, दत्तात्रेय होसबोले जी दिख रहे हैं जो नंबर 2 पे हैं, और तमाम प्रांत संघचालक, सर कार्यवाह, तमाम प्रांत कार्यवाह, तमाम शीर्ष लेवल के लोग वहाँ पर मौजूद थे। पहले सत्र में चर्चा तमाम तरीके की हुई, लेकिन आगे सत्र में उत्तर प्रदेश को लेकर भी चर्चा होगी, ऐसी खबरें हैं। निश्चित तौर पर चर्चा होगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले, हिंदुओं पर हमले, इस विषय पर एक प्रस्ताव भी आएगा। संघ के शीर्ष नेता, संघ के वरिष्ठ अधिकारी नरेंद्र कुमार जी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी, उनको सुनिए। और क्षेत्रों के माननीय संघचालक, कार्यवाह, प्रचारक, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य और कुछ विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्रियों सहित लगभग 350 कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। इस बैठक में कार्यस्थिति, वर्तमान संघ की कार्यस्थिति, कार्य विस्तार की योजना और वर्तमान परिस्थितियों पर 3 दिन तक चर्चा होगी। 30 अक्टूबर सायंकाल तक यह बैठक चलेगी। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुई हिंसा के ऊपर एक प्रस्ताव भी कार्यकारी मंडल के द्वारा पारित किया जाएगा।
तो 3 दिन की ये बैठक है। ये 30 अक्टूबर को शाम इसका समापन होगा। नरेंद्र कुमार जी अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी हैं संघ के, उन्होंने बताया कि किस तरीके से संघ के विस्तार की योजना, कार्य योजना, प्रचार की योजना, तमाम योजनाओं पे बात होगी। लेकिन अंततोगत्वा उत्तर प्रदेश की चर्चा जरूर होगी। ये पूरे जानकारी और भरोसे के अनुसार मैं कह रहा हूँ, निश्चित चर्चा होगी, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि चर्चा ना हो। तो ये कितना बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ा है और मार्गदर्शक के रूप में। योगी आदित्यनाथ की बात हम फिर कर लेते हैं कि जहां एक तरफ अमित शाह ये पूरी योजनाएं बनाने के लिए आ रहे हैं, कार्य योजना रणनीति बनाने को लेकर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री ने गांधी सभागार में और गन्ना संस्थान में सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मेलन किया और कई दिनों से सम्मेलन चल रहा है। ये तस्वीरें तो श्रीलंका के राजदूत और वहाँ के जो राजनयिकों को, जो दूतावास के लोग हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी कुशीनगर वाले कार्यक्रम में ये सब शिरकत कर रहे थे। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आज उनके सम्मान में एक समारोह रखा और ये सम्मानित किया। श्रीलंका के राजदूत हैं। लेकिन सामाजिक सम्मेलनों में चाहे सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, भुर्जी, इन सम्मेलनों के जरिए जो गैर यादव हैं या जो अति पिछड़े हैं, अति पिछड़े, उनको भारतीय जनता पार्टी टारगेट कर रही है, फोकस कर रही है। स्वतंत्र देव भी लगातार सामाजिक सम्मेलनों में शिरकत कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प ये देखना होगा कि जो पिछड़ों के नेता, अति पिछड़ों के नेता केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो हम जो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विभाग की योजनाएं और सड़कों का लोकार्पण कर रहे हैं।